चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी। लाइव हो चुका है। आज पॉलिटी का पहला सेशन है। हम लोग आज देखेंगे, पूरे संविधान को डिटेल में देखेंगे। संविधान संविधान में कितने भाग होते हैं, सूची हो गया, भेद हो गया, इस सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है, आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, संविधान संविधान का मतलब होता है जैसे सम और विधान, तो सभी के लिए बराबर विधान यानी कानून। संविधान एक ऐसा किताब है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून को लिखा गया है। संविधान को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग संवैधानिक पृष्ठभूमि, जो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर सबसे पहले किनके दिमाग में आया कि संविधान, भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी जो संविधान बनाएगी, इस सब को हम लोग देखेंगे। संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार मान लीजिए किताब है जिसमें लिखा गया है कि जैसे सभी के लिए बराबर कानून को इसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए जैसे पुलिस हो गए, तो पुलिस किसी को अगर कोई संविधान का पालन नहीं करता है तो पुलिस उसको उठाती है किसके किसके तहत, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। कोई अगर संविधान का पालन नहीं करेगा, जो नियम कानून है, प्रक्रिया है उसका, तो पुलिस उस किसी को उठाती है, तो उसको किस आधार पर, आईपीसी के तहत, उसको इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। और जो कोर्ट में आगे जाएगा मामला, तो कोर्ट का मैटर होता है उसको सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। इस सब को डिटेल में देखने से पहले हम लोग संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की जो पृष्ठभूमि है, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी जी जो थे, उनके दिमाग में आया कि भारतीयों के लिए संविधान के लिए एक संविधान सभा की जरूरत है। तो देखते हैं, सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे पहले किनके दिमाग में आया कि भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की जरूरत है, तो गांधी जी 1922 में ही बताए थे कि भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। आखिर अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया, कब अंग्रेज बोले कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, ये सब देखेंगे। अगस्त 1940, जिसको क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, इसी में पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। इसमें बोला था कि संविधान सभा होनी चाहिए, वो भी लोग भी इसमें राय दिए थे कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन आगे कंफर्म लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो अगस्त 1940, जिसे अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, इसी में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें मुख्यतः भारतीय हो। अंग्रेजों ने बताया कि इसमें मुख्यतः भारतीय हो, यानी और लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए गांधी जी, पटेल जी, ये लोग इसे स्वीकार नहीं किए, अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि इसमें अंग्रेजों द्वारा कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें मुख्यतः भारतीय हो, यानी और लोग भी, अंग्रेज लोग हो सकते हैं, इसलिए इसको ये लोग स्वीकार नहीं किए। उसके बाद देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, 1942 में, सर स्टेफन क्रिप्स द्वारा। इसमें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन कब होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में जो सर स्टेफन क्रिप्स द्वारा लाया गया था, तो इसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन कब, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। इसलिए इसे भी क्या स्वीकार नहीं किया गया। इसे तो गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक तक कह दिया कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, नहीं, इसे पोस्ट डेटेड, क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी, कौन, गांधी जी।
क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा क्या जी होनी चाहिए, लेकिन उसने मुख्यतः लिखते हैं। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव में सबसे इसके पहले जो था अगस्त प्रस्ताव, कब अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था अंग्रेजों द्वारा। उसमें क्या अंग्रेज द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकारा कब गया 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा। जब अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव आया तो इसमें अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन कब, अभी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उस समय वर्ल्ड war II चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था 1939 से 45 तक। तो स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन अभी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसे तो गांधी जी ने क्या बोले कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दिए। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली किसकी सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, जिसने 3 लोगों को भारत में भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, वो 3 लोगों को भारत भेजते हैं, जिसे कहा था कैबिनेट मिशन। कब आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। 3 लोग में कौन कौन थे, एक में सर पैथिंग लॉरेंस जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स प्रस्ताव लाए थे 1942 में, वही क्रिप्स है अभी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कब आया भारत 1946 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस। इसी योजना, इसे कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना भी कहते हैं, इसी योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन, इसको ध्यान में रखिएगा। इस योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, 389। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसके तहत भारत में संविधान सभा के कितने सदस्य होने चाहिए, 389। आखिर 389 389 ही क्यों, क्योंकि उस समय कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 40 करोड़। लगभग उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़, और कहा गया था कि 10 लाख जनसंख्या का एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 389 389 सदस्य में से कौन कौन थे 389, देखिए 296 थे अंग्रेजी रियासत, जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्टली वहाँ पे शासन था, उसे अंग्रेजी भारत बोलते थे, अंग्रेज भारत या अंग्रेजी रियासत। उसमें से कितने थे उसका मेंबर के वहाँ से 296 यानी 296 सदस्य थे। 292 अंग्रेजी रियासत हो गया से, और 4 थे यूटी, जहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। 4 यूटी में केंद्र शासित प्रदेश थे 4, कौन कौन, एक दिल्ली हो गया, एक अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान राजस्थान में, कर्नाटक का कुर्ग था, और चौथा बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में शामिल। तो उस समय 389 सदस्य, अंग्रेजों का डायरेक्ट जहाँ शासन था वहाँ से कितने सदस्य लिए गए 389 में, 296 सदस्य, और 93 वो ऐसे जगह से सदस्य लिए गए थे जो देसी रियासत था, जहाँ राजा महाराजाओं का शासन था। देखिए जो अंग्रेजी रियासत के सदस्य थे उन लोगों को निर्वाचन हुआ था, वहाँ से 96 सदस्य क्या हुआ था, निर्वाचन होकर ये लोग संविधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन जो देसी रियासत थे वहाँ ये लोग मनोनीत होकर आए थे, जो राजा महाराजा का शासन था वहाँ से ये लोग 93 जो सदस्य थे ये लोग का मनोनीत होकर यहाँ पे आए थे इस संविधान सभा में। चलिए देखते हैं कि ये तो बता ही दिए हैं कि एक सदस्य के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय जनसंख्या करीब 40 करोड़ थी, इसलिए 389 सदस्य को बनाया गया था। देखिए उसके बाद देखें 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद इसकी अध्यक्षता, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आखिर सच्चिदानंद सिन्हा ही इसका अध्यक्षता क्यों किए, क्या उनका निर्वाचन हुआ था, क्या उनको निर्वाचित करके यहाँ पर भेजा गया था कि अध्यक्षता करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो ध्यान में रखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे,
संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उनको संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। क्या किया? इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसी कारण इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जिसकी जो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। देखिए 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। तो जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो फरमाते हैं कि जो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। वो बोलते हैं कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है या पूछता है कि जो कथन जो है वो कौन बोले थे? तो ये विंस्टन चर्चिल। तो ध्यान रखिएगा, चर्चिल साहब बोले थे। इस बैठक में 207 लोग भाग लिए जिसमें 9 महिलाएं थी। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो इसको याद ध्यान रखिएगा, 9 यानी 9 महिलाएं थी। और इस बैठक में टोटल कितने लोग भाग लिए थे? 207 लोग। क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, वो लोग तो इसमें शामिल थे ही नहीं। इसमें मुस्लिम लीग के 73 सदस्य में से कोई भाग नहीं लिए थे। इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग के 73 सदस्य में से कोई भी भाग नहीं लिए थे तथा 93 जो देसी रियासत थे ये भी भाग नहीं लिए। आखिर जो 93 देसी रियासत थे वो क्यों भाग नहीं लिए? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनको जाना कहाँ है। जैसे हिंदुस्तान में शामिल होना है या पाकिस्तान में अगर जाना है तो फिर हम अपने तरफ से किसको भेजा वहाँ प्रतिनिधि के रूप में, सदस्य के रूप में किसको भेजा है, वो अभी तक ये डिसाइड नहीं किए थे। इसलिए 93 देशी रियासत से कोई भाग नहीं ली इसमें पहली बैठक में। उसके बाद देखिए 11 दिसंबर 1946, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो संविधान सभा में सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद बैठक 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर 1946। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। देखिए क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कौन रखे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यह वर्तमान प्रस्तावना का आधार था। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसका वही उसका वर्तमान आधार था। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन स्वीकार नहीं हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पे सामने लाया जाता है, लेकिन इस दिन इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भागीदार नहीं थे। तो कहा कि उस दिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। आखिर जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं कि देखिए BN राव का फुल नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। क्वेश्चन यहाँ कितने बार पूछ चुका है कि क्या BN राव संविधान सभा के सदस्य थे? तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा में सलाह देते थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यहाँ पे लिखा गया देख लीजिएगा। तथा ये ICS, उस समय क्या होता था? ICS इंडियन सिविल सर्विस, उस समय ICS एग्जाम होता था IPS IAS बनने के लिए। तो एक ICS अधिकारी थे। ये निःशुल्क सेवा संविधान के निर्माण के लिए दिए। इनका एक हैसियत है कि एक जो संविधान निर्माण में अपना सेवा दिए, जो सलाह दिए, जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये निःशुल्क सेवा दिए संविधान निर्माण में। और कहा देखिए बर्मा के जो संविधान है, बर्मा के संविधान बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो म्यांमार है उनको पहले उसका क्या नाम था? पहले बर्मा। तो म्यांमार का संविधान बनाने में भी किनका? BN राव का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो संविधान का जो प्रारूप था, जो उसको स्ट्रक्चर था, उस तैयार कौन किए थे? BN राव। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज होते हैं, तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से सबसे पहले जज थे। इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले जज कौन थे?
तो यही थे BN राव। इसका फुल नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। इनकी इनके जो प्रारूप तैयार किए थे, तो इनके प्रारूप पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। इसे पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ चुका है क्वेश्चन की पांडुलेखन समिति क्या है, तो कुछ खास नहीं है। प्रारूप समिति को ही दूसरा नाम क्या है? पांडुलेखन समिति, उसी को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। उसी को प्रारूप समिति कहिए या पांडुलेखन समिति। का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त। जो बेनेगल नरसिंह राव और BN राव जी जो प्रारूप तैयार किए थे, तो उसको क्या बोलते हैं कि उस पर विचार करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया, कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। जिसकी अध्यक्षता, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, की अध्यक्षता कौन की है? इसकी अध्यक्षता किए थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये सदस्य देखिए, अब जो प्रारूप समिति के सदस्य थे 7 सदस्य कौन कौन थे? एक तो अध्यक्ष हो गए, तो एक भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो बचे 6। गोपाल स्वामी अय्यर, मलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति के सदस्यों में जो 7 सदस्य थे, उसमें मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग के सदस्य जो एकमात्र थे वो कौन थे, तो वो थे कौन? मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद थे KM मुंशी, TT कृष्णमचारी। TT कृष्णमचारी जो थे, ये DP खेतान, पहले प्रारूप समिति में DP खेतान इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन DP खेतान जी के मृत्यु के बाद इनकी जगह पर किनको लाया गया? TT कृष्णमचारी को लाया गया। उसके बाद माधव राव हो गए। ये लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कौन थे, तो देखिए जो और लोग भी थे, जैसे मोहम्मद सादुल्ला जी को छोड़कर, ये तो मुस्लिम लीग से थे। बाकी जितने भी लोग थे वो KM मुंशी तो थे ही। KM मुंशी शुरू से ही कांग्रेसी थे, ये कांग्रेसी थे, लेकिन जो बाकी लोग भी थे वो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, लेकिन कांग्रेस के वो कार्यकर्ता शुरू से नहीं थे। वो लोग अलग अलग क्षेत्र से थे, कोई कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, वो अलग क्षेत्र से वो लोग थे, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले जीते थे। लेकिन जो KM मुंशी थे, ये कांग्रेस के शुरू से ही सदस्य रहे। तो क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कौन थे, तो KM मुंशी, इसको ध्यान में रखिएगा। और मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे इसमें? तो मोहम्मद सादुल्ला, सब ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसकी अध्यक्षता कौन किए? भीमराव अम्बेडकर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो मोहम्मद सादुल्ला। कांग्रेस के कौन थे? तो KM मुंशी। KM मुंशी जी का फुल नाम है कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, इसको ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी की 2 पुस्तक, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म की पहेलियां, एक पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियां। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू धर्म की पहेलियां के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद पाकिस्तान पर विचार, देखिए एक पुस्तक है थॉट्स ऑन द पाकिस्तान। भीमराव अम्बेडकर जी के जो दृष्टि था, जो विजन था, इतना दूरदर्शी था कि 1940 में ही पुस्तक लिख चुके थे। कौन सा पुस्तक? पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन द पाकिस्तान। पुस्तक कब लिखे थे? 1940 में। संविधान सभा का कुल अधिवेशन, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ था, तो कुल 12 अधिवेशन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसको मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 11, लेकिन देखिए इसको 12 ध्यान रखिए। संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ था? 12 अधिवेशन हुआ था। अंतिमवा अधिवेशन कौन सा था? 24 जनवरी 1950। इसको देखिए, बहुत जगह लोग बोलते हैं कि संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन होता है, लेकिन अंतिम जो अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 + 1 यानी 12। कुल कितना अधिवेशन संविधान सभा का? 12 अधिवेशन। देखिए नोट देख लीजिए। एक संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी। तथा संविधान सभा की कुल 15 महिला थी, एकमात्र। देखिए क्वेश्चन अगर पूछता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो यहाँ इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि संविधान सभा की पहली बैठक में कि ओवरऑल में।
अगर बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 9 महिलाएं थी। लेकिन संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में ओवरऑल देखा जाए तो 15 महिला थी। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अयाज रसूल, इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949। देखिए सभी 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ? संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि संविधान इस समय आंशिक रूप से लागू हुआ। इसी को हम लोग विधि दिवस क्या मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। आखिर विधि दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और कब से मनाया जाना, किसके सिफारिश पर? देखिए लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी जो थे कि विधिवेता थे, एक लॉ के बहुत बड़ा ज्ञाता थे, विधिवेता थे। तो लक्ष्मीमल सिंधवी जी की सलाह पर इसे विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस क्यों मनाते हैं? लक्ष्मीमल सिंधवी जी के सलाह पर तब से इसे विधि दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। क्वेश्चन पूछता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, उस समय संविधान का कुल कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? तो बहुत लोग बोलते हैं कि 15, बहुत लोग बोलते हैं 16। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कितना अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद, 15 नहीं। आखिर क्यों? देखिए जो अनुच्छेद 394 है, इसको लेकर अगर बात करें तो ओवरऑल हो जाएगा 16। डॉक्टर अंबेडकर की जब 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब हमारे संसद का एक विशेष अधिवेशन 26 नवंबर को बुलाया गया। तब से इसे विधि दिवस से संविधान दिवस मनाया जाने लगा। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ जब मनाई जा रही थी, तो उसमें 26 नवंबर को एक बैठक किया गया था। उस बैठक में डिसाइड किया गया कि जो 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस मनाते हैं, तो इसको विधि दिवस ना मनाकर इसको संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। 26 नवंबर 1950 को लागू अनुच्छेद, आखिर कौन कौन अनुच्छेद है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? नागरिकता से संबंधित, इस सबको लागू किया गया था। अनुच्छेद 60 को लागू किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ के बारे में। अनुच्छेद 366 इसमें परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 367, 380 अंतरिम प्रेसिडेंट यानी इंटरिम प्रेसिडेंट की चर्चा है अनुच्छेद 380 में, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 394 हो गया। इस सबको संविधान को 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू किया गया था। 16 अनुच्छेद जिसमें ये सब अनुच्छेद, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 394। इसमें क्या है कि इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद के लागू होने की चर्चा है। अनुच्छेद 394 में कुछ खास नहीं है, इसमें बस लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू होंगे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, इसकी भी चर्चा है। अनुच्छेद 394 में क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल 15 अनुच्छेद लागू होंगे और बाकी जो शेष अनुच्छेद हैं इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा। आखिर 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? 26 नवंबर को ही पूरा जो संविधान का था उसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 में दिसंबर मंथ में एक लाहौर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसको क्या बोलते हैं? 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें कांग्रेस ने घोषणा किया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस के जो सदस्य थे वो लोग डिसाइड किए कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अगले साल 1930 में 26 जनवरी को लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखिए 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया। चूंकि क्या हुआ कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया, तब 26 जनवरी की महत्ता कम ना हो, यानी जो 26 जनवरी का जो डेट डिसाइड किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन से, तो उसका जो 26 जनवरी का महत्व है उसका कम ना हो, इसलिए उस दिन क्या हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया पूर्ण रूप से। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। इसमें कुल कितना अनुच्छेद? कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया अनुच्छेद 394 को लेकर। अनुच्छेद 394 में लिखा गया था कि 26 जनवरी 1949 को संविधान का कुल 15 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे, बाकी शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा, ये लिखा गया था। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।
संविधान सभा जो थी उसकी अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। इसमें दो काम किए गए, दो महत्वपूर्ण काम क्या किए गए कि संविधान के 284 सदस्य जो थे, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों में से 284 सदस्य थे, इस पर साइन करते हैं, इस पर हस्ताक्षर ये लोग करते हैं। देखिए टोटल सदस्य कितने हैं संविधान सभा के? 389, 389 सदस्य थे। आखिर 284 ही क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, देसी रियासत के और सदस्य थे जो भी, सब लोग मैक्सिमम लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसमें संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोग करते हैं? 284 सदस्य इस पे साइन करते हैं, ठीक है। तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इनको मनोनीत नहीं किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। इनके उस समय निर्वाचन हुआ था, बाकायदा क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। बोला गया था कि जिसको चुनाव में राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना है, सब लोग अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सिर्फ एक चुनाव में खड़े हुए थे, बाकी कोई लोग नहीं हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा जब संसद के रूप में काम कर रही थी तब निर्वाचित हुआ था। देखिए यहाँ ध्यान देने बात है कि आखिर निर्वाचन कैसे हो गया? उस समय तो संसद था ही नहीं, लेकिन जो संविधान सभा थी वहीं दो रूप में कार्य कर रही थी। एक सेशन में वहीं संविधान सभा काम करती थी और दूसरे सेशन में क्या करती थी? वहीं संसद का भी काम करती थी। देखिए संविधान सभा यही संविधान निर्माण का भी काम करती थी। वही संविधान सभा जब पहले सेशन में संविधान निर्माण का काम करती थी, उस समय अध्यक्षता कौन करते थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही संविधान सभा जब दूसरे सेशन में संसद के रूप में काम करते थे, इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा ही दो रूप में काम करती थी, एक संविधान निर्माण के रूप में काम करती थी, एक संसद के रूप में। जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए काम करती थी, उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वही संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 में लिखा गया है कि संविधान का टाइटल क्या है। संविधान का जो भारत का संविधान है तो उसका शीर्षक क्या होगा? उसका जो संविधान भारत का संविधान किताब है तो उसको जो पृष्ठ पे जो पहला फ्रंट पेज है उस पर क्या लिखा जाएगा? उसका शीर्षक क्या होगा? तो अनुच्छेद 393 में लिखा गया कि भारत के संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। क्या होगा? भारत का संविधान। इसकी चर्चा है। देखिए भारत जो स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक पूर्ण रूप से भारत का संविधान को लागू नहीं किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 तक, तब तक जो भारत प्रशासन अधिनियम कैसे चलाया जा रहा था? यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब देश आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947। उस समय से लेकर संविधान को जब पूर्ण रूप से लागू, जब तक यानी 26 जनवरी 1950 तक जब तक लागू नहीं किया गया, तब तक संविधान जो भारत में नियम कानून जो भी अधिनियम 1935 अधिनियम से भारत में शासन किया जा रहा था। देश की आज़ादी से लेकर जब तक संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया तब तक भारत में शासन कब किसके अनुसार किया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत इस पर चलाया जा रहा था। देखते हैं अनुच्छेद 395। इसमें 335 का अधिनियम तथा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निरस्त होने की चर्चा है। अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें लिखा गया है कि जो जब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है उस समय तक अनुच्छेद 300 क्या बोलते हैं, उस समय तक 1935 अधिनियम के तहत शासन किया जाएगा और स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का है उसके तहत शासन किया जाएगा। और जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा तब इस दोनों को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। क्या लिखा गया है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा तब जो 1935 अधिनियम के तहत शासन किया जा रहा है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसको समाप्त यानी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी की चर्चा है अनुच्छेद 395 में। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल ने संविधान को एक
जाति की संस्था कहा। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को एक स्पेशल जाति की संस्था कौन बोले थे? तो इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन? विंस्टन चर्चिल। वो क्या बोले थे कि जो संविधान सभा एक ऐसी है जो एक स्पेशल जाति की संस्था है, और यही बोले थे कि संविधान सभा ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, पहले ही बता चुके थे। विंस्टन चर्चिल की दो बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा को एक जाति की संस्था, एक स्पेशल, एक समुदाय, एक जाति की संस्था कौन बोले थे? तो विंस्टन चर्चिल। और यही बोले थे कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि मुस्लिम लोग इसका सपोर्ट नहीं किए। देखिए 1927 के साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड साइमन। 1927 के साइमन कमीशन जो आया था उसका अध्यक्षता कौन, उस अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड साइमन। ये क्या बोले थे? इसने कहा कि संविधान सभा एक जो है हिंदुओं की संस्था है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था, हिंदुओं की संस्था कौन बोले थे? तो ये लॉर्ड साइमन बोले थे कि संविधान सभा एक हिंदुओं की संस्था है, लेकिन स्पेशल जाति की संस्था है, ये कौन बोले थे? तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, यानी भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला है, इस पुस्तक में ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। देखिए क्या लिखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, जिनका पुस्तक है कि भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला है, इस पुस्तक में लिखते हैं कि संविधान सभा का मतलब है कि कांग्रेस है। तो ये सब चीज क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अम्बेडकर जी को, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब संविधान सभा के बैठक सब बातें चल रही थी उस समय राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे कि जैसे एक वायुयान, एक जहाज को चलाने के लिए एक स्किल पायलट की जरूरत होती है, वैसे ही इस संविधान में अम्बेडकर जी के एक स्किल पायलट की तरह भूमिका है। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की स्किल पायलट की मतलब क्या, जैसे हाँ जैसे स्किल पायलट अम्बेडकर जी को स्किल पायलट की संज्ञा कौन दिए थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर जी को स्किल पायलट कौन बोले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको स्किल पायलट यानी दक्ष पायलट बोले थे। के बी राव ने अम्बेडकर जी को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान का जनक और जननी अम्बेडकर जी को कौन बोले थे? तो के बी राव बोले थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, देखिए आगे लास्ट में देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ये तो ठीक है कि हाँ संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, तथा संसद की पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को होती है। तो फिर प्रथम संविधान संशोधन 1951 में कैसे हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है, और संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। तो संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में कैसे हो गया? तो देखिए पहले ही हम बताए थे कि संविधान सभा जब काम करती थी तो वो दो सेशन में काम करती थी। संविधान सभा एक समय संविधान निर्माण का काम करती थी और दूसरे सेशन में वही संसद के रूप में काम करती थी। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसकी अध्यक्षता करते थे। वही संविधान सभा जब संसद के रूप में दूसरे सेशन में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी बी मावलंकर जी करते थे। तो वही संविधान सभा जब संसद के रूप में काम कर रही थी तब इसका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर इसका देख लेते हैं, चूंकि नवंबर 1947 से ही संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी, इसीलिए इसका प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। लास्ट में भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर जी सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़े थे? सबसे पहले अपने चुनाव लड़े थे बॉम्बे से, जहाँ से हार जाते हैं। तब देखिए यहाँ लेते हैं बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी अपना पहला चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे से। कहाँ से? बॉम्बे से। ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद चुनाव लड़ते हैं बंगाल के जयसुर कुलना सीट से। कहाँ से? जयसुर कुलना सीट से लड़ते हैं, जहाँ पे मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन देश की बंटवारा के बाद, आज़ादी के बाद जब जो बंगाल एरिया था ये चल गया पूर्वी पाकिस्तान में। कहाँ चल गया? पूर्वी पाकिस्तान में। तो इनका सीट खाली हो गया। तो बी.एन. राव के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव बोले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि संविधान निर्माण में बी.आर. अम्बेडकर जी की भूमिका मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है, इनके योगदान की जरूरत है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो उस समय
बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे उसमें प्रधानमंत्री होते थे, बॉम्बे के प्रधानमंत्री जो होते थे कौन सा, बीजी जी थे, तो बीजी जी को पत्र लिखा गया, उसके बाद उनके द्वारा वहां से हाँ बीजी खेर को पत्र लिखा गया, और बीजी खेर को पत्र लिखने के बाद एम आर जयकर, एम आर कौन, एम आर जयकर, एम आर जयकर जो चुनाव जीत के आए बॉम्बे से, तो उनको वहां से क्या बोलते हैं कि जैसे इस्तीफा दिलवाकर, जयकर जी को इस्तीफा दिलवाकर वहां से उनको हटा कर उसके बाद वही सीट इनको भीम अम्बेडकर जी को दिया गया। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि भीम अम्बेडकर जी अपना चुनाव कहाँ से लड़े थे, तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन मान लीजिए कि मद्रास, उसके बाद बंगाल, बॉम्बे और दिल्ली, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑप्शन दोनों में है तो बॉम्बे से मारिएगा, क्योंकि सबसे पहले भी चुनाव बॉम्बे से लड़े थे अम्बेडकर जी, और बाद में भी अंतिम बात भी बॉम्बे से लड़े थे। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल, इसका नेक्स्ट क्लास देखते हैं।